आज हम बात कर रहे हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय की, जिसे अपामार्ग तंडुलीय अध्याय भी कहा जाता है। ये कोई आम प्राचीन पाठ नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की इंटरनल क्लीनिंग यानी सिस्टेमिक डिटॉक्सिफिकेशन और औषधीय आहार का एक पूरा मास्टर क्लास है। एकदम शानदार है ना? आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे आंतरिक सफाई के परिचय से, फिर बढ़ेंगे पंचकर्म औषधियों की तरफ, उसके बाद युक्ति का सिद्धांत समझेंगे, यवागु बनाने के नियम देखेंगे और आखिर में जानेंगे कुछ बहुत ही विशिष्ट औषधीय यवागु के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, आंतरिक सफाई का परिचय। अंतःपरिमार्जन ये शब्द सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है शरीर के अंदर की सफाई या शुद्धि। अब देखिए हमारे प्राचीन ज्ञान में वनस्पतियों को कितनी बारीकी से बांटा गया है। इस अध्याय की शुरुआत ही होती है अपामार्ग के बीजों से। ये बीज मिट्टी में बहुत ही तेजी से अंकुरित होने के लिए जाने जाते हैं और बिल्कुल इसी खूबी की वजह से इन्हें शरीर की डीप क्लीनिंग का एक बेहतरीन टूल माना गया है। ये शरीर के अंदर जमे हुए खराब दोषों को खींचकर बाहर निकालने का काम करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, पंचकर्म के लिए जड़ी बूटियां। शिरोविरेचन, अगर आसान भाषा में कहें तो सिर वाले हिस्से की सफाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर के भारीपन, भयंकर सिर दर्द या पीनस यानी राइनाइटिस जैसी कफ वाली समस्याओं के लिए अपामार्ग, पिप्पली और मरीच जैसे एकदम तीक्ष्ण जड़ी बूटियों को ही क्यों चुना गया? ये कोई रैंडम चुनाव नहीं है। ये जड़ी बूटियां सीधे तौर पर सिर में जमे दोषों की प्रकृति पर सटीक वार करती हैं, बिल्कुल एक गाइडेड मिसाइल की तरह। अब वमन यानी उल्टी करवाना और विरेचन यानी पेट साफ करना, इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। दोनों ही शुद्धि की प्रक्रियाएं हैं, पर इनके टारगेट बिल्कुल अलग हैं। वमन में मदन फल जैसी औषधियां इस्तेमाल होती हैं, जो सीधे हमारे आमाशय यानी पेट में मौजूद बढ़े हुए कफ और पित्त पर निशाना साधती है। वहीं दूसरी तरफ विरेचन के लिए त्रिवृत और त्रिफला का इस्तेमाल होता है, जो आंतों की सफाई के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे ये साफ हो जाता है कि पंचकर्म में औषधियों का चुनाव कितना टारगेटेड और स्पेसिफिक होता है। इसी तरह बस्ती यानी एनिमा थेरेपी को ही ले लीजिए, इसमें भी एक बहुत ही लॉजिकल अंतर है। आस्थापन बस्ती में दशमूल जैसी जड़ी बूटियों के काढ़े का इस्तेमाल होता है, जो ऊपर की ओर बढ़ने वाले वात विकारों को शांत करता है, लेकिन अनुवासन बस्ती तेल या स्नेह पर आधारित होती है। सोचिए, एक ही थेरेपी में सिर्फ माध्यम बदलने से शरीर पर उसका पूरा असर ही बदल जाता है। ये सच में कमाल का विज्ञान है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, युक्ति का सिद्धांत। चरक संहिता का एक श्लोक है जिसके शब्द बहुत ही गहरे हैं, मात्रा काला श्रया युक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी इलाज की कामयाबी पूरी तरह से युक्ति पर टिकी है। और युक्ति का आधार क्या है? मात्रा यानी डोज और काल यानी समय। सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट रख लेने से कोई वैद्य नहीं बन जाता। एक चिकित्सक महान तब बनता है जब उसे ये समझ हो कि किस स्थिति में, किस समय और कितनी मात्रा में दवा देनी है। क्लिनिकल जजमेंट की यही समझ असली युक्ति है। अब इस युक्ति का एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। आचार्य चक्रदत्त ने बताया है कि किसी भी जड़ी बूटी की खुराक उसकी वीर्य यानी पोटेंसी के आधार पर कैसे तय होती है। अगर दवा मृदु है यानी हल्की है तो उसकी खुराक 4 कर्ष होगी। अगर दवा मध्य है तो खुराक 2 कर्ष होगी, और अगर तीक्ष्ण यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ 1 कर्ष दी जाएगी। ये बायोलॉजी और सटीक गणित का क्या बेहतरीन तालमेल है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे भाग का, यवागु निर्माण के नियम। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28। आचार्य चरक ने इस अध्याय में पूरे 28 विशिष्ट औषधीय यवागु यानी मेडिकेटेड ग्रोव्स का एकदम बारीकी से वर्णन किया है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आयुर्वेद में रोज के खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं माना गया, बल्कि इसे एक बेहद सटीक और ताकतवर दवा की तरह डिजाइन किया गया है। और ये जो आहार रूपी दवा है ना, ये बिना सटीक मेजरमेंट के बिल्कुल नहीं बनती। आचार्य चक्रपाणि ने जो पानी के अनुपात का गणित बताया है वो बहुत दिलचस्प है। विलेपी बनाने के लिए अन्न से 4 गुना पानी चाहिए, नॉर्मल अन्न के लिए 5 गुना, यवागु के लिए 6 गुना और मंडिया पेया के लिए 14 गुना पानी लगता है। पानी मिलाने का ये सटीक फॉर्मूला न सिर्फ खाने का टेक्सचर बदलता है, बल्कि उसकी औषधीय ताकत को भी इस तरह बदल देता है कि वो अलग अलग बीमारियों पर सीधा वार कर सके।
और अब हम आ गए हैं अपने पांचवें और आखिरी भाग पर, विशिष्ट औषधीय यवागु। अगर हम पाचन तंत्र से जुड़े यवागु की बात करें तो देखिए कैसे पंचकोल का इस्तेमाल दीपनीय यानी डाइजेशन की आग को बढ़ाने और दर्द दूर करने के लिए किया जाता है। वहीं पाचनीय यवागु में कपित्थ और बिल्व डलता है, जो खाना पचाने के साथ साथ मल को बांधने का काम भी करते हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात है रक्त अतिसार यानी खूनी दस्त का इलाज। इसमें यवागु बनाने के लिए आधा पानी और आधा बकरी का दूध इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि सामग्री का ये कॉम्बिनेशन किसी खास बीमारी को ठीक करने के लिए कितनी बारीकी से इंजीनियर किया गया था। सिर्फ पेट ही नहीं, शरीर की बाकी सिस्टमिक समस्याओं के लिए भी एकदम टारगेटेड आहार मौजूद है, जैसे गोक्षुर का इस्तेमाल मूत्रकृष्य यानी पेशाब की जलन को शांत करने के लिए किया गया है, पेट के कीड़ों के लिए विडंग और अस्थमा या खांसी के लिए दशमूल के काढ़े से बना यवागु बताया गया है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से के लिए एक खास और कस्टमाइज्ड डाइट तैयार की जा सकती है। यवागु की एक और कैटेगरी है जो वाकई में बहुत अनोखी है। इसमें कुछ खास जानवरों के मांस का औषधीय इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए शरीर का वजन और ताकत बढ़ाने के लिए ब्रह्मणी यवागु में वराह यानी सूअर के मांस के रस का इस्तेमाल होता है। विषम ज्वर यानी इर्रेगुलर फीवर में गाय के मांस के रस के साथ आंवला और अत्यधिक भस्मक रोग यानी एक्सेसिव हंगर के लिए गोदा मांस और दूध का उपयोग बताया गया है। ये साफ तौर पर उस प्राचीन युग की विशाल मेडिकल टूलकिट को दिखाता है जहां बीमारी दूर करने के लिए हर संभव प्राकृतिक संसाधन का बखूबी इस्तेमाल होता था। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे प्राचीन समय में आहार को एक बेहद सटीक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है, अगर खाने को ही मेडिसिन की तरह इतनी बारीकी से इंजीनियर किया जा सकता है, तो क्या हम आज के अपने मॉडर्न डाइट में यवागु के इन प्राचीन सिद्धांतों को अपनाकर खाने और हमारी हेल्थ के बीच आई इस दूरी को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते? ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।